नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब किसी टीवी का गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आपके कमेंट्स अभी मेरे पास पहुंचने शुरू हो गए हैं। आदित्य पंडित जी गुड मॉर्निंग। 2 दिन से ये पिछले 2 बुलेटिनों में कमेंट नहीं आ पा रहे थे। अतिन सोनी जी, टोनी प्रजापत, सबसे मेरा आग्रह है, टोनी, अतिन, आप सबसे, संदीप आपसे, नरेश घई जी आपसे भी, डिम्पल वर्मा जी आपसे भी, सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे आग्रह, कौलदास जी आपका भी नमस्कार, बीरनाथ जी आपको भी बहुत बहुत शुभ प्रभात, नितिन राणा जी, विनय सिंह राजपूत जी, कुमारी सोनू जी, ऋषि मल्होत्रा जी, सबका स्वागत है। सब इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। बंटी गौरव, बंटी गरियाल, अनुज शर्मा, विपिन अत्री, विनोद कुमार, तिलकराज जी, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। आज इंपॉर्टेंट चीज है, मंत्रिमंडल की बैठक है। कुशाल गुप्ता, पारस शर्मा, सरीन अरुण, ललित मोहन सिंह, शशिपाल, खेमराज, रचना देवी, आशु कुमार, जुगनू खान, मीना संदल, अजय धीमान, मनोज चौधरी जी, शिल्पा कुमारी जी, राजू कटवाल जी, भीमू पंवर जी, आरती देवी जी, आशीष ठाकुर जी, सतपाल भाटिया जी, अजय लाट जी नमस्कार। आप इसको काइंडली शेयर कर दीजिए सारे के सारे। अनुरुद्ध गुलेरिया जी, विशाल मंडियाल जी नमस्ते, अमिता सूद जी नमस्ते, अनिल ठाकुर जी नमस्ते, सरबजीत सिंह बिला जी नमस्ते। सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें यह फैसला होगा कि बंदिशों को जारी रखना है या नहीं रखना है। अगर जारी रखना है तो कब तक रखना है, कितना रखना है, या उसमें कोई रिलैक्सेशन देनी है या कोई और सख्ती देनी है। ये तमाम चीजों पे आज कैबिनेट मंथन करेगी। कुछ देर में ये फैसला सामने भी आ जाएगा। अभी हमारी जो अंदर की सूचना है उसके साथ भी हम बात करेंगे। मंत्री क्या चाहते हैं, हमने मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से भी बात की। हमने कैबिनेट के सभी लोगों से बात की, मुख्यमंत्री से लेकर जो है जो जूनियर मोस्ट मंत्री हैं कैबिनेट के, वहां तक हमने सबसे बात करी और हमने बड़े अफसरों से भी बात करी। उसका लबोलबाब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक अच्छी खबर यह है, कल रात को भी अच्छी खबर आई थी हिमाचल प्रदेश से, लेकिन अच्छी खबर है कि देश में लगातार नए संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और रिकवरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया भी है रिकवरी के आंकड़े के बढ़ने की, क्योंकि जिस दिन जितने लोग आएंगे उसके 10 दिन बाद लगभग उतने ही लोग जो हैं, 1-2% जो मौतें हो जाती हैं उनको निकाल के उतने ही लोग रिकवर भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी रिकवरी डिक्लेयर करने के लिए जो है अब हम लोग जो है टेस्ट नहीं लेते हैं। 10 दिन तक अगर कोई सर्वाइव करता है और खासतौर से उसमें 8वें, 9वें और 10वें दिन कोई बीमारी के लक्षण नहीं है तो उसको रिकवर घोषित कर दिया जाता है। 8वें, 9वें, 10वें दिन अगर लक्षण है तो उसको थोड़ा सा और रुकना पड़ सकता है आइसोलेशन में, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन हो चाहे वो होम आइसोलेशन हो। लेकिन अगर 3 दिन लास्ट वाले में कोई संक्रमण नहीं है 10 दिनों के भीतर, तो कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है खासतौर से, तो फिर उसको रिकवर घोषित कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से अगर 30 अप्रैल को हमारे पास 4 लाख लोग आए थे तो 10 मई को ऑटोमेटिकली जो है 4 लाख के आसपास लोगों ने रिकवर होना था। उसमें से 4-5 हजार का जो डेथ का आंकड़ा होता है वो निकाल दीजिए तो उतने लोगों को रिकवर होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये लगातार अब एक ट्रेंड बन गया है, तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड पीक आ चुका है। हालांकि इसका आधिकारिक घोषणा करने से अभी तमाम जो एनालिस्ट हैं, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, वो अभी वेट एंड वॉच रखे हुए हैं कि उनको लगता है कि थोड़ा सा देखना होगा कि क्या होगा। 1 हफ्ता शायद वो देखेंगे, उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे। ऐसा होता है कंपाइल करने में, रिपोर्ट्स को कंपाइल करने में लगता है। लेकिन प्रथम दृष्टया यह लगता है, जिसको कहते हैं प्राइमा फेसिया, ये प्रथम दृष्टया ये लगता है कि दूसरा पीक जो है, दूसरी लहर का पीक आके चला गया है। गया है या नहीं गया है, कितना गया है ये नहीं पता, लेकिन अब जो है इससे बढ़ेगा नहीं मामला, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछले 14 दिनों में रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में एक ही दिन में जो है कम हुए हैं। 30,754 लोग एक्टिव केसेस जो है कम हुए हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसकी बदौलत जो हम लोग 37 लाख से ऊपर चल रहा था हमारे एक्टिव केसेस का मामला, वो 37 लाख से कम आ गया है। ये एक जो है अहम बात है और अच्छी बात है। देश में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में 3,26,014 मामले आए हैं और 3876 लोगों की मौत हुई। मौतों का आंकड़ा भी अब 4000 से नीचे आ रहा है। ये 3900 पे जब बना था तो चिंता थी कि ऊपर को न जाए, लेकिन अभी 3876 पे आया। तो ये अगर धीरे धीरे इसी तरह से कम हो रहा है तो ये भी एक अच्छा संकेत है। हालांकि अभी चिंता का विषय है क्योंकि 3876 मौतें कम नहीं होती और कुछ राज्यों में अभी संक्रमण जो है वो अपने पीक पे
पहुंच रहा है या पहुंचा ही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे उनमें हिमाचल भी एक है, उनमें कर्नाटक भी एक है, उनमें जम्मू कश्मीर भी एक है, क्योंकि यहाँ देर से पीक आया था। और ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्र का पीक आके चला गया है तो यहाँ 5, 7, 10 दिन अभी लग सकते हैं, इसलिए एहतियात किया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिन एक अच्छी खबर यह थी कि 65 दिन के बाद पहली बार रिकवरी ज्यादा थी और इन्फेक्शन जो पॉजिटिव लोग थे वो कम थे, जो इन्फेक्ट होकर आए थे वो कम थे। और इसमें 500 के आसपास का, 389 टू बी एग्जैक्ट, 400 का एग्जैक्ट फर्क था इसमें, कुछ डेथ को निकाल के सारा। तो ये एक अच्छी खबर थी। 7 जिलों में केसेस भी कम हुए, एक्टिव केसेस भी कम हुए कल परसों के मुकाबले। तो ये एक संकेत है, लेकिन ये शुरुआती संकेत है, ये और स्ट्रांग होगा अभी अगर आप लोग सही तरीके से आप नियमों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सब चीजों को चलना है, जीवन जरूरी है, पहली बात, जान है तो जहान है। तो पहले जान का ख्याल रखिए, उसके बाद जहान का ख्याल रखिए। दोनों चीजों में बैलेंस बना के हमको रखना है। जान जरूरी है और उसके साथ साथ जितना जहान संभव हो उतना जहान आप जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नियमों का पालन करते रहेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है राहत की बात। पिछले कल ये रही कि 3,52,850 लोगों ने कोरोना को मात दी है और ऐसे में 30,754 एक्टिव केसेस कम हुए। यह इस साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 10 मई को इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या में 30,490 की कमी आई थी। 10 मई को वही बात आ गई जब मैंने कहा कि 30 अप्रैल को 4 लाख से ज्यादा केसेस आए थे, तो 10 मई को रिकवरी होनी थी, ठीक 10 दिन बाद हुई थी। 30,490 की कमी आई थी उसमें भी। दैट मीन्स कि उस दिन भी 3,90,000 के आसपास लोग जो है वो रिकवर हुए थे। वो 10,000 का आंकड़ा वही रहता है कि कुछ लोग प्रोलॉन्ग रह जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। 4,000 के आसपास का डेथ का एवरेज चल रहा है। तो बात ले दे के वहीं आ गई है। तो लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो नए संक्रमण के मामले वो कम है। रिकवरी तो उस लिहाज में ही होगी, उसी अनुपात में होगी जैसे मैंने आपको बताया। इसका सीधा सा फंडा यही है। लेकिन नए केसेस आने की कम होने का मतलब है कि हम लोग अब थोड़ा सा हम लोगों ने जो संयम बरता उससे संक्रमण जो है वो उसकी चेन कहीं ना कहीं टूट रही है। पूरी तरह से इसको तोड़ना है हमने। इस चेन को एक जगह से तोड़ के हम जो है राहत महसूस नहीं कर सकते। चेन को कई जगह से तोड़ना होगा, टुकड़े टुकड़े कर देने होंगे इसके, और वो टुकड़े भी ऐसे दूर दूर फेंकने होंगे हमको कि जुड़े नहीं। जरासंध वाला मामला है ये, आप फाड़ के फेंकिए फिर जुड़ जाता है। जरासंध की कहानी आप सबको मालूम होगी। तो ये वैसे मामला है, ये जरासंध से भी खतरनाक मामला है। तो ये कलयुग का जरासंध है, तो इसको देखेंगे। और अच्छी बात है, केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कुल नए केसेस 3,26,000 जा रहे हैं देश में। 24 घंटे में कुल मौतें 3,876 हुई हैं। 24 घंटे में कुल ठीक लोग हुए 3,52,000। अब तक कुल लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं पूरे देश में 2,43,00,000। अब तक ठीक हो चुके हैं 2,04,00,000। कुल मौतें जो है 2,66,000 हुई हैं। और इस समय हमारे पास 36,69,000 लोग एक्टिव केसेस हैं। ये 37 लाख था मामला, 37 से गिर के 3669 पे आ गया है। उम्मीद करते हैं कि अगली 24 घंटे में जो है ये 3669 से भी नीचे आएगा। और इसमें भी 30-40 हजार का अगर फर्क पड़ता है तब भी बहुत है, तो 36.5 पे आ जाएगा तब भी है। तो ऐसे ही मामले सुधरेंगे। बूंद बूंद से सागर भरेगा। और इस बूंद को आप कैसे भरेंगे उस सागर में कि आप अपना योगदान देंगे। हर व्यक्ति अपना योगदान देगा नियमों को पालन करने का। कर्फ्यू की अवहेलना नहीं करेगा तो निश्चित तौर से होगा। हमारे कल सबसे बड़ा इवेंट था ईद का। हमारे मुस्लिम भाइयों ने घर पे रहकर ईद मनाई और ये सबसे बड़ा योगदान था। जो हमने कहा ना कि बूंद बूंद से सागर भरता, ये सबसे बड़ा योगदान था। वो अपने घरों पे रहे, उन्होंने घरों पे नमाज अता की और घर में ही आपस में ही अपने परिवार के साथ ही इस फैमिली को मिलाया और वर्चुअली वो जरूर लोगों से जुड़े। ये समय की नजाकत थी, समय की मांग थी। वही हमने कहा कि वो कहते हैं ना कि प्रभु के दीवानों की हर बात निराली होती है, हर दिन दशहरा होता है, हर रात दिवाली होती है। तो हर दिन ईद है। अगर जान है तो जहान है, तो हर और जहान है, जान है जहान है, तो फिर आप जब मर्जी ईद मना लीजिए। तो हर दिन ईद है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप संक्रमण से बचे हुए हैं तो आपकी रोज की ईद है। ये रोज की ईद है। खुदा ना खास्ता खुदा ना करे कि कभी कोई संक्रमण का शिकार हो। इसलिए आप बहुत ज्यादा अपना जो है पालन कीजिए इन नियमों का। और केस घट गए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा चिंता का विषय है अभी भी, क्योंकि ये 3,000 से भी नीचे जब तक नहीं आ जाता तब तक राहत नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश में ये बढ़ा हुआ है, मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। पिछले कल 70 डेथ हुई है। हालांकि कहीं से 72, कहीं से 68 की रिपोर्टिंग आई हुई। हमने एक गिनी है, 70 डेथ हुई है एग्जैक्टली। और इसमें जो है एक डेथ हमारे पास चंबा की थी, 2 डेथ कुल्लू की थी, 10 डेथ मंडी की थी, जिसमें से 2 हमीरपुर की थी। इसके अलावा हमीरपुर की 8 अलग से थी, तो हमीरपुर की 10 थी और मंडी की 8 है, इस तरह से हो गया। और 32 डेथ कांगड़ा की थी, 4 डेथ सोलन की थी,
5 डेथ जो है वो शिमला की थी, 2 डेथ सिरमौर की और 6 डेथ ऊना की, 70 डेथ। हालांकि 2 सिरमौर की बाद में 4 का आंकड़ा भी आया, लेकिन शायद वो पिछले कल का है, और अगर पिछले मतलब उससे पिछले कल का था, और अगर पिछले कल का ही है तो फिर वो आज जुड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 का फर्क चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 70 मौतें थी, 68 थी या 72 थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये चिंता का विषय है। इसको लेकर 2-3 चीजें हैं, सरकार इस पे मंथन कर रही है। आज निश्चित तौर से कैबिनेट में भी इस पे एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बनी हुई है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो 2 मुख्य कारण सामने आए हैं वो ये आए हैं कि एक तो लोग लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, लेट रिपोर्टिंग हो रही है। दूसरा, हमारे ये मानना होगा कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो उस लेवल पे नहीं जा पा रही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन उसकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो शायद उतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही, जिसको जितनी चाहिए उसको उतनी नहीं मिल पा रही। ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, ये इसको देख रहे होंगे निश्चित तौर से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं। जैसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज से बात आ रही कि वहां प्रेशर ही नहीं है पाइप में ऑक्सीजन का, तो फिर आपका प्रेशर ही 30-40% है, तो आप क्या करेंगे उससे ज्यादा? अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो फिर दिक्कत है। तो ये देखना होगा जी, इस चीज को देखना होगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि 65 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में कल पहली बार रिकवरी ज्यादा थी, 3,362 की, और केसेस कम आए थे 2973, टू बी एग्जैक्ट 2,973 न्यू केसेस वर देयर यस्टरडे, एंड रिकवरी वाज 3,362। तो ये जो है ये फर्क था जी, लगभग 389 का जी, 389 का फर्क था। और डेथ्स को भी निकाल देंगे आप तो ये ले दे के 450-500 के आसपास बीच में जो है ये फर्क पड़ता है। 7 जिले ऐसे हैं जहां कल एक्टिव केसेस कम हुए हैं। हमीरपुर में 256 एक्टिव केसेस कम हुए हैं हमीरपुर में, और ये घट के 3,000 से 2,884 पे आ गए, 3100 से ऊपर चला गया था मामला। कांगड़ा किन्नौर में 45 केसेस कम हुए हैं, कुल्लू में 22 एक्टिव केसेस कम हुए हैं, मंडी में 192 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। यहाँ 4500 से ऊपर मामला था, 4375 पे आ गया है। शिमला में भी जो मामला है वो 3400 3,450 के आसपास था, 3500 से ऊपर था, माफ कीजिएगा। अब वहां 3,394 केसेस रह गए, 163 वहां भी कम हुए एक्टिव केसेस जी। सिरमौर में 65 केस कम हुए, 3,206 रह गए वहां एक्टिव केसेस। सोलन में 108 लोग गांव की जो एक्टिव केसेस की कमी है वो आई है। तो इन 7 जिलों में एक्टिव केसेस कम हुए हैं, और जो है रिकॉर्ड संख्या में रिकवरी जो है 3800 की हुई थी हमारे पास ये 13 तारीख को जी, 3817 की। तो उस लिहाज से रिकवरी कम थी, लेकिन ओवरऑल जो रिकवरी थी वो नए आने वाले केस से ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में आज फिर मंत्रिमंडल इस पर चर्चा करेगा कि ये जो सकारात्मक नतीजे आए हैं ये दरअसल 6 दिन का ही मामला है आपका। 10 तारीख से लगा था ये, 10 तारीख तक तो पहले 3-4 दिन तो 6 से 9 वाला तो पता नहीं लगा कि कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा है, क्या बंद हुआ है क्या नहीं बंद हुआ है, सिवाय ठेकों के किसी को समझ में नहीं आया कि क्या खुला है क्या बंद है। तो लोगों ने बड़े मीम्स बनाए, लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाया कि सब बंद है सब खुला है। कईयों ने कहा कि ये लुंगी कर्फ्यू है, ऊपर से बंद है नीचे से खुला है, ऐसी जैसी चीजें होती रही। चलिए वो भी ठीक है। अब साथ के इस माहौल में थोड़ी बहुत शगल भी होनी चाहिए, इससे जो है लोगों का दिमाग रिलैक्स रहता है। हम नहीं कहते कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मर्यादाएं होनी चाहिए सब जगह, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मर्यादाएं कई बार टूट जाती हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे हम सब लोग थानेदार बन जाते हैं। कभी हम भी बन जाते हैं, कभी आप भी बनते हैं। अक्सर थानेदारी होती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि कोई सामने नहीं होता और आप अपनी बात कह देते हैं, उसके बाद उस पर भले भी पछतावा भी होता है किसी को, लेकिन तो कल एक मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया था, और उन्होंने ना सिर्फ अपने डीसी साहिबान को, स्थानीय निकाय के लोगों को, बल्कि अपने एमएलए को निर्देश दिया कि अगर किसी कोरोना संक्रमित की मौत हो जाती है तो उसके घर में उसके अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहें और प्रोटोकॉल को फॉलो करें। उसके बाद अधिकांश जिलों में ये फैसला हो गया है, उसमें आज ये नोटिफिकेशन हो जाएगी कि अब जिला प्रशासन ही अपने स्तर पर संक्रमण से हुई डेथ के मामले में अंतिम संस्कार करवाएगा। परिजनों के अलावा यदि गांव के लोग आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, उनको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हीं ये प्रॉब्लम ही वहां से आई कि वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन प्रशासन की टीम रहेगी, मौजूद रहेगी। ग्रामीणों के करने के कुछ काम ऐसे हैं जो करते हैं। और एक मामला जो माँ का शव कंधे पे रख के ले जाने का आया था, उसमें भी कई चीजें आ रही हैं। तो उसमें भी ये ऐसा नहीं है कि जो उठ के सबने गाली निकालनी शुरू कर दी कि समाज जो है वो बेवफा हो गया है, समाज ऐसा हो गया है, समाज की संवेदना खत्म है, ऐसा नहीं है। उस मामले में अभी जो असली बात यह है कि गांव के लोग ही गए थे
और चिता सजाने तक का काम उन्होंने किया लकड़ी का। जो इस मामले में इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, 4 लोग पीपीई किट में आएंगे, वो शव को लेके आ जाएंगे, तब तक हम बाकी चीजें करते हैं। और ये अकेले बंदे के लिए संभव नहीं है कि सारी चीजें कर दे। तो गांव का सहयोग उसमें पूरा था। प्रधान उस गांव पंचायत के पॉजिटिव थे। आशा वर्कर किट्स लेके गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पीपी किट तो हमको दे दी गई है पहले ही, जो उनके रिश्तेदार थे। एक और बड़ा मजेदार मामला उसमें सामने आया कि जो व्यक्ति जो अपनी मां के शव को कंधे पर ले गया, उसके 3 बहनोई और बहनें वहीं थे। उन्हीं में से कोई एक पीपी किट भी लाया था, लेकिन उन्होंने भी कंधा नहीं दिया। ये सामने आ रही है बात। अभी असली बात क्या है क्या नहीं, ये अब ना कभी सामने आएगा नहीं आएगा, लेकिन अभी इस तरह की चीजें आ रही हैं कि उन्होंने भी कंधा नहीं दिया, तो वो कहीं इमोशनल होके उन्होंने खुद कर लिया, क्योंकि गांव वालों को इस तरह की सूचना नहीं थी कि वहां कोई शव को नहीं उठा रहा है। गांव वाले अपने आर्थिक चिता के लिए लकड़ियां काटने के लिए चले गए थे। तो ये समस्या आ गई। और ऐसी स्थिति में क्योंकि एक तो बाइंडिंग है ऊपर से 20 लोगों की, तो ऑब्वियसली गांव की जो बाकी लोग हैं वो नहीं जा पाए होंगे, और जो मर्द लोग होंगे गांव के वो लकड़ी इत्यादि काटने में गए होंगे। लेकिन खैर जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन कई बार कहते हैं समस्या का हल भी वही होता है, तो उससे सरकार जगी है। आप लोगों के सहयोग से हमने भी सरकार से आग्रह किया था, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश किए हैं कि अब कमेटियां बनेगी। गांव में बीडीओ इस कमेटी को गठित करेंगे और वो ये सुनिश्चित करवाएंगे। शहरों में जहां नगर पंचायत है, नगर परिषद है, वहां शहरी निकाय जो है उनके सचिव को ये जिम्मेदारी सौंपेगी, ये कमेटी बनाएंगे। और एमसी एरियाज में कमिश्नर को ये काम करेंगे। और इस तरह से, और इसके अलावा तमाम एमएलए ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी में किसी की डेथ हो रही है तो वहां पहुंचेंगे और प्रोटोकॉल से सब कुछ हो रहा है उसको देखेंगे, और जिस परिवार पे ये आपदा की घड़ी आई है उसको कोई परेशानी ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा काम किया जो पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पदाधिकारियों की भी कल जो है क्लास ली इस मामले पे, और उनसे कहा गया कि आप सेवा ही संगठन है का नारा देते हैं, लेकिन सेवा नहीं करेंगे तो संगठन को भी दिक्कत हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। ये दूरदर्शिता है मुख्यमंत्री की। उन्होंने बीजेपी के तमाम जो मंडलाध्यक्ष हैं वहां से लेकर ऊपर तक, टॉप टू बॉटम, उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। मंडल के लोग हैं या बूथ स्तर के लोग हैं, वो ऐसे मामले में अपनी उस उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं, उस पीड़ित परिवार के घर जाएं और उसकी सहायता करें। मुझे लगता है ये आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने ये फैसला लिया है। कार्य क्षेत्रीय सुरेश कश्यप जी कहा, सुरेश कश्यप जी ऐसा क्यों नहीं कर पाए ये वो जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने पार्टी की बैठक ले ली इस बारे में, और ये एक बड़ी बात है। और उसके बाद जो है मैं देख रहा हूं कि बड़े से बीजेपी के लोग जो है बड़े लंबे चौड़े भाषण लिख रहे हैं फेसबुक पे, अगर किसी को जरूरत है, अगर किसी के घर में ये हो गया तो मुझको फोन करें, ये करें, मैं हर वक्त खड़ा रहूंगा। पहले कहां थे जनाब? डंडा पड़ता है तभी जागते हैं। क्या आप लातों के भूत हैं? क्या आपको खुद नहीं दिखता? मुख्यमंत्री ही देखेंगे हर चीज को, तब आपको समझ में आएगा। आपको खुद नहीं दिखता आपके पड़ोस में किसी की डेथ होगी, आपको जाना चाहिए। ऐसे तो आप लड़ते हैं कि मुझको पदाधिकारी बना दीजिए, कर दीजिए। तो इस चीज की शर्म पहले भी आनी चाहिए थी। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, आपको साधुवाद। उम्मीद करते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में इस तरह का मामला नहीं होगा। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा, बाकी सब लोगों को भी, 60 से 70 के बीच के एवरेज आ गया है डेथ का। इसको जो है बहुत सख्ती से ही हम करब कर सकते हैं। और सख्तियां कैसी होगी कैसी नहीं, इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक अभी 10:30 बजे तय है पीटर रॉक में, शिमला में। पल पल की जानकारी हम आपको वहां से देंगे। लेकिन हमारी मंत्रियों से भी पहले बात हुई, इससे पहले ऐसा लग रहा है कि बंदिशें कुछ बढ़ाई जा सकती हैं। ये 25 तक बढ़ाई जाएंगे या 31 तक, ये फैसला तो मुख्यमंत्री पर रखना है। मुख्यमंत्री ने ही अभी अपना फैसला जो है स्पेल आउट नहीं किया है। बाकी लोगों की हमने टोली, मुख्यमंत्री क्योंकि बाकियों से मशवरा करेंगे तो उसके बाद सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद होगा। अधिकांश मंत्री, 11 मंत्रियों से हमने बात करी और उनमें से 7 लोग ये चाहते थे कि बंदिशें 31 मई तक बढ़ा दी जाएं। जो 4 लोग थे उन्होंने भी ये नहीं कहा कि बंदिशें हटा दी जाएं, उन्होंने भी कहा कि कुछ रिलैक्सेशन के ऊपर विचार करना चाहिए, लेकिन बंदिशें लागू रहनी चाहिए। वो कोई कहते हैं कि हफ्ते की हो जाए, कोई कहते हैं 10 दिन की हो जाए। ये डिपेंड करता है मुख्यमंत्री पे, वो 10 दिन की लगाते हैं या हफ्ते की लगाते हैं। 16 मई तक तो वैसे लगी हुई है, तो ये 16, 10, 26 और 4, तो ये 14 दिन का भी लगाया जा सकता है। और अगर, क्योंकि देखिए बार बार बंदिशें हम भी जो है सहन नहीं कर सकते। अभी आप लोगों ने भी तय कर लिया है कि ठीक है कि अच्छे नतीजे आए तो हम लोगों को सहन करना है। एक क्या होता है कि बंदिश एक बार खुलती है, फिर उसको दोबारा बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, इसमें ज्यादा घिचपिच होती है। तो इसलिए हमारा भी सरकार से आग्रह रहेगा कि अगर आपको लगता है कि इसके अच्छे नतीजे जो हैं
13 दिन बाद 13 दिन और ले लेंगे हम, दो तीन दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आएंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगा लें। कुछ समाज के तबके हैं जिनको ज्यादा परेशानी है, उसको लेकर जो है आप जरूर सोचें इस पूरे मामले में। खासतौर से गरीब मजदूर की दिहाड़ी इत्यादि का इंतजाम, हालांकि वो रुका नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर किसी को राशन इत्यादि की जरूरत है तो दिए जाए। डिपो में राशन मिल रहा है, जो गरीब परिवारों के लिए जो प्रति व्यक्ति 5 किलो का राशन है वो मिलना शुरू हो गया है। और एक और बात, डिपो संचालक लगातार मांग कर रहे थे कि बायोमेट्रिक को बंद कर दी जाए। बायोमेट्रिक बंद कर दी गई है, अब सिर्फ आप उसका कार्ड नंबर दर्ज करके ही जो उसको कर सकते हैं। ये सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है या हो जाएगा, ये ऐसी सूचना है। हालांकि जो माननीय खाद्य पूर्ति मंत्री थे वो अपनी ही दुनिया में मगन थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, बिल्कुल, उनका बयान आया था कि बायोमेट्रिक से ही लगेगी। उनकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि उनको लगता होगा कि ऐसा नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभी ओवरऑल जो है संक्रमण का जो स्तर है उसके लिहाज से ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था कि बायोमेट्रिक को लेकर जो है कोई फैसला किया जाए। तो अभी इस तरह का फैसला आ गया है कि अब डिपो में जो है वो राशन कार्ड नंबर के आधार पर ही ले सकते हैं। उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, मशीन में अपलोड करने पर वो राशन देंगे। तो अपना मोबाइल इत्यादि जो आपका रजिस्टर्ड है उसको आप साथ रखिएगा, वो राशन लेने जाने। 25 जून से मानसून भी आने वाला है, मक्की इत्यादि का आप इंतजाम कर रहे होंगे। कृषि विक्रय केंद्रों पर ये बीज मिल रहा है, आप बीज लाने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं। अपनी बाइक पे, अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं और आपको जो है कोई नहीं रोकेगा। अगर आप कृषि संबंधित कोई भी औजार बीज लेने जा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका गांव दूर है और कृषि विक्रय केंद्र से बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में जो 3 घंटे का रिलैक्सेशन है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए। लेकिन हाँ, आप जाइए उसी हिसाब से कि आपको उसी 3 घंटे के भीतर आ जाएं। आप इस चीज के मजे ना लें कि घर से ही 10:30 बजे निकलें और फिर बोलें जी 20 किलोमीटर दूर हमारा कृषि विक्रय केंद्र है। हो सकता है आगे आपको कृषि विक्रय केंद्र बंद मिले, इसलिए कृषि विक्रय केंद्र पर आप समय से पहुंच जाएं। वहां लंबी लाइन होगी तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से अपनी बारी का इंतजार करें। उस प्रोसेस में अगर आप 11 बजे के बाद लेट भी हो जाते हैं आने के लिए तो आपको कोई नहीं रोकेगा। डिपो संचालकों को यह कहा गया कि 50 लोगों से ज्यादा को राशन नहीं देना है, ब्लॉक्स में आपने लोगों को बुलाना है। तो उसी तरह से उस स्टफिंग आपके जो निकटवर्ती जो कृषि विक्रय केंद्र है वहां भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को भी पूछ लें पहले, घर से निकलने से पहले। आपको कोई रोकेगा नहीं अगर आप जो है एक अच्छी मंशा से जा रहे हैं, आपको जरूरत है तो। लेकिन अगर आप मजे लेने के लिए जा रहे हैं कि चलिए 11:15 हो गए, अब बाइक उठा के चलते हैं जी, और ठीक 10:59 में बोला कि 2 किलो गोभी तोल दे, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि अब 11:05 हो गए, अब मैं चलता हूं मजे से। ये जो मेंटालिटी है ये किसके लिए नुकसानदायक है? हमारे लिए नुकसानदायक है ये, और किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये जो बंदिशें लगी किसके लगी? हमारे लिए लगी। बंदिशों का असर है, 5000 तक हम पहुंच गए थे, अभी पिछले दिन कल जो है 3,000 से नीचे मरीज आ गए हैं और ठीक होने वाले जो है बढ़ गए हैं। तो इन चीजों को देखिए। पेम्पा सेरिंग तिब्बत के नए प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्लसिंग दोरजे को 5,441 मतों से मात दी है। पेम्पा सेरिंग को कुल 63,991 में से 34,348 मत मिले हैं और केलसिंग दोरजे को 28,907 मत मिले हैं। ये 17वीं संसद के नए नेता हैं। केलसिंग दोरजे, माफ कीजिएगा, केलसिंग दोरजे को हराकर पेम्पा सेरिंग प्रधानमंत्री बने। 17वीं संसद के 45 नए विजेता सांसदों की भी कल घोषणा होगी। ऑनलाइन ये गिनती हुई और देर रात इसकी घोषणा हुई। तो पेम्पा सेरिंग को शुभकामनाएं। केलसिंग दोरजे का भी एक अपना उसमें योगदान रहेगा नई संसद में, यह मान के चलते हैं, क्योंकि तिब्बत की संसद का जो प्रारूप है कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की तरह अगर कोई हार गया तो फिर उसको हम टिप्पणी ही करते हैं कि ये वो है, ये है, ये गप्पू है, ये पप्पू है, ये फला है, ये फला है। इस तरह से नहीं है मामला। वहाँ पूरा जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तिब्बत की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी दुनिया से अलग है। तिब्बत अभी अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में जो व्यक्तिगत अस्तित्व की लड़ाई है वो निश्चित तौर से हाशिए पे चली जाती है और वहां पे है ये। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संभवतः 1-1:30 बजे के आसपास कैबिनेट के फैसले आएंगे और वो हम आपको दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं। हमारे संवाददाता वहां मौजूद रहेंगे, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेंटली आप इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए कि बंदिशें लग सकती हैं, कुछ रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि कई चीजें ये भी आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है लोगों का खत्म हो गया होगा तो कुछ दिनों के लिए जो है कंस्ट्रक्शन की दुकानों को खोल दिया जाए। लेकिन सारे फैसले जो है मंत्रिमंडल चर्चा के बाद लेगा और अंततोगत्वा इस पूरे मामले में जो फाइनल से है वो माननीय मुख्यमंत्री की होगी। कल उन्होंने जो 2 बड़े फैसले लिए उस लिहाज से
बहुत अच्छी बात है, वो एक अच्छे ट्रैक उनको मिल गया है और उस ट्रैक पे वो सर पर दौड़ेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। एक वर्ग रह गया है फ्रंट लाइन वर्कर से, बहुत से रह गए हैं हालांकि तो, लेकिन पशु चिकित्सकों का वर्ग रह गया है। हम मान के चलते हैं कि आज उसमें भी सुधार हो जाएगा। कल 9 श्रेणियों की लिस्ट आई थी, आज 10वें नंबर पे वो भी आ जाएंगे, तो ऐसा भी हम मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और देखिए, आप लोगों का क्या विचार है? सचिन कुमार जी, आप कहते हैं कि 50% पे HRTC चलनी चाहिए। आप सब लोग अपने विचार दीजिए। अंकुर, कपिल जी, सचिन जी, आप अपने विचार रखिए। कल आपने विचार रखे थे कि क्या होना चाहिए, क्या MLA की ड्यूटी लगनी चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, नहीं लगनी चाहिए, आपने विचार रखे थे। और 4 घंटे के भीतर भीतर जो है ये विचार मुख्यमंत्री तक पहुंचा और मुख्यमंत्री ने इसके तुरंत प्रभाव से ऑर्डर कर दिया और शाम को सबकी क्लास भी लगाई जी। तो इसलिए आपके विचार प्रभावी हैं। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है। आप ही असली जो है डिसाइडर हैं। आप डिसाइड करिए क्या करना है क्या नहीं करना। आप बताइए क्या होना चाहिए नई बंदिशों में, कब तक होनी चाहिए, ये 7 दिन के लिए होनी चाहिए, ये 31 मई तक होनी चाहिए, और किस तरह से होनी चाहिए। जो 4 तरह की दुकानें वही खुलनी चाहिए, इनको 5वीं तरह की भी खुलनी चाहिए। आप बताइए इसमें सारे जी सारे, और मजे जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दिन भर आपसे मुलाकात होती रहेगी जी। आप बताइए, आप सविता भाटिया भी कह रही है 50% के आधार पर बसें चलती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, आप बताइए। जो आप बताएंगे वो मंत्रिमंडल तक पहुंचेगा, ये ख्याल रखिए। आप बीच बैठक में भी पहुंचा देंगे आपकी बात को, लेकिन आप अपनी बात कहिए तो सही। आप एक मत होकर जो बात कहेंगे, हम वादा करते हैं हम बीच बैठक में भी पहुंचा देंगे उस बैठक को, उस बात को। और हम ये भी वादा करते हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वो इस चीज को देखता है कि लोगों की जो आवाज है वो सुननी चाहिए, वो सुनता है। कल आपकी आवाज सुनी कि नहीं सुनी? थैंक यू वेरी मच जी। आप करिए। राणा अखिल कह रहे हैं कि 31 तक होना चाहिए, रवि जी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, बसें नहीं चलनी चाहिए। और देखिए, एडवोकेट विवेक बस्यान कह रहे हैं कि एडवोकेट शुड बी फ्रंट लाइन वॉरियर्स। बिल्कुल जी, उनका भी अदालतों में लगातार काम चल रहे हैं, वो भी होना चाहिए। अभी तो हम सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं जी, परसों से जो है मंडे से तो सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, लेकिन ठीक है, प्रायोरिटी हमारी जरूरी होनी चाहिए कि किस वर्ग को पहले जो है वैक्सीनेट करना है जी। थैंक यू जी। 4 आवर्स ओपन का भी है। देखिए, इंजीनियर एरिक्सन कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं कि 4 आवर्स ओपन होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि 4 आवर होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की बात उन्होंने की। ये अच्छी बात है, ये अच्छी सोच है जी। 1 वीक के लिए सारी शॉप्स बंद कर दो, अश्विनी कह रहे हैं। ऑप्टिकल शॉप्स को लेकर हिमांशु गुप्ता पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए जी। 25 तक होना चाहिए, HRTC की बस में 50% चलना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है जी, लेट केसेस कम डाउन, ये भी अच्छी बात है। वो तो ऑलरेडी है जी, जल शक्ति विभाग के ऑलरेडी हैं जी फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आपके ध्यान में नहीं होगा, ये सारे हैं। इसकी वो हो गई है। थैंक यू वेरी मच जी।